चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के मुतालिक जो क्वेश्चंस अभी हमने जो डिस्कशन की है उससे रिलेटेड कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 10। आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम x से डिनोट कर सकते हैं और उसका जो मीन निकला है दैट इज़ 10। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है जी, हर ऑब्जर्वेशन को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, इंक्रीज बाय परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एक नंबर के साथ, यानी कि हर ऑप्शन, हर नंबर जो x है उसमें उसका 10% ऐड कर दिया है हमने, राइट। तो ये वर्डिंग से लग रहा है कि जैसे ये चेंज ऑफ स्केल है, वर्डिंग से लग रहा है कि जैसे ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, यानी कि आपने कुछ वैल्यू ऐड की है लेकिन हर नंबर में सेम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप हर नंबर में उस नंबर का 10% ऐड कर रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही है जैसे हम एक नंबर को 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो परसेंटेज जो इंक्रीज़ होता है, आपको याद होगा हमने ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी पढ़ा था कि जो परसेंटेज इंक्रीज़ होता है दरअसल वो एडिशन नहीं होती है, वो मल्टीप्लिकेशन होती है, राइट। तो अगर हर एक वैल्यू में 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो ये ऐसे ही है जैसे हम हर वैल्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ या चेंज ऑफ स्केल हुआ? जी बिल्कुल, ये चेंज ऑफ स्केल हुआ। और चेंज ऑफ स्केल के केस में हमें पता है कि मीन के ऊपर वही इफ़ेक्ट होता है जो हम लोग वैल्यूज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग मीन भी 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीन बनेगा 11। तो इंक्रीज बाय या डिक्रीज्ड बाय 10%, और अगर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का इफेक्ट आता है, राइट। अगला सवाल देखते हैं जी, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ 50 नंबर्स ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। सही है जी, हम लोगों ने हर ऑब्जर्वेशन को 53 में से माइनस किया है एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ डिफरेंसेस इज फाउंड टू बी -3.5, राइट। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी x, हमने यह किया हर वैल्यू को 53 में से माइनस कर दिया, 53 माइनस एक्स कर दिया। तो 53 माइनस एक्स का जो हमारे पास मीन निकला है, ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ को जमा किया और सेट ऑफ डिफरेंसेस का जो मीन निकाला, तो इसका जो मीन निकला है डैट इज़ इक्वल टू -3.5। और उसने आपको कहा है कि उस ओरिजिनल डाटा सेट का मीन निकालें। सही है जी। अच्छा, 53 माइनस एक्स है जिसका हमारे पास मीन है, तो हमें मीन किसका चाहिए जी? हमें मीन चाहिए एक्स का। तो 53 माइनस एक्स का जो मीन है डैट इज़ इक्वल टू 3.5 माइनस में। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ कि मीन में से माइनस कर दूँ हर वैल्यू में से 53 माइनस एक्स, ये तो है ही है, इसमें से मैं 53 माइनस कर दूँ तो मेरे मीन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब मैं डाटा सेट के अंदर से 53 माइनस करूँगा तो मेरे मीन में से भी 53 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है उसका मीन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से मेरे पास जो मीन बन जाएगा, मीन ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू -56.5, राइट। मीन ऑफ 53 माइनस एक्स दिया हुआ था, मैंने एक्स का मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं 53 को ख़त्म करने के लिए वैल्यूज़ में से 53 माइनस करूँगा। जब वैल्यूज़ में से 53 माइनस करूँगा तो मीन के अंदर से भी 53 माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा मीन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -56.5। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हर वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मैं हर वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मीन के ऊपर भी सेम इफेक्ट देना पड़ेगा। -1 मल्टीप्लाई बाई -56.5, तो ये बन जाएगा प्लस का 56.5। तो मेरे पास जो मीन ऑफ एक्स आएगा डैट इज इक्वल टू 56.5। सही है जी। तो मीन ऑफ 53 माइनस एक्स कितना होता है जी? -3.5। और मीन ऑफ 53 माइनस एक्स -53
हमारे पास बन जाएगा -56.5, और जब मैं उसके माइनस के साइन को ख़त्म करूँगा तो मीन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम इफेक्ट लाना पड़ेगा, तो मीन ऑफ x इज इक्वल टू 56.5, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इफ़ ईच ऑफ द सैम्पल डाटा और ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 50%, डिक्रीज्ड बाय 50%, डिक्रीज बाय 50% का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू है x तो उसमें से हमने माइनस कर दिया है उस वैल्यू का 50%, राइट। तो ये नहीं कि एक्चुअली हमने क्या किया है, यहाँ से अगर हम x कॉमन लें, जब हम x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 50%। तो एक्चुअली हम लोग 0.5 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या वैल्यू को 50% ऑफ x पे लेके जा रहे हैं, यानी कि वैल्यू को 50% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू को कम कर रहे हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वेरिएंस के केस में क्या होगा, अगर वेरिएंस है तो वो 2 दफ़ा डिक्रीज होगा, 2 दफ़ा 50% होगा। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि वैल्यू को हाफ कर रहे हैं, तो वेरिएंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वेरिएंस 2 दफ़ा हाफ होगा। तो हम लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वेरिएंस जो है वो एक दफ़ा रिड्यूस होके, वेरिएंस जो है वो एक दफ़ा रिड्यूस होकर 50% रह गया, और दूसरी दफ़ा दोबारा रिड्यूस होगा और दोबारा रिड्यूस होकर 25% रह जाएगा, यानी कि इसमें जो डिक्रीज़ आया है वो 75% का आया है। अब वो ओरिजिनल जो भी आपका वेरिएंस था उसका सिर्फ 25% रह गया। तो ये क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि वेरिएंस है कितना, और हमें ये नहीं पता कि वेरिएंस कितना है, लेकिन क्योंकि वेरिएंस रिड्यूस होगा 2 दफ़ा, 2 दफ़ा वेरिएंस हाफ हाफ होगा, तो 2 दफ़ा वेरिएंस हाफ हाफ होने के बाद सिर्फ 25% रह जाएगा। एक दफ़ा हाफ होगा आधा रह जाएगा, दूसरी दफ़ा हाफ होगा 1/4 रह जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट विल बी डिक्रीज्ड बाय 75%। तो जो वेरिएंस में रिडक्शन होगी डैट विल बी इक्वल टू 75% ऑफ द ओरिजिनल वेरिएंस। अगर ये 75% डिक्रीज होता है तो रह कितना जाएगा, it will be decreased to 25%। ये वर्डिंग भी यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने उसमें से 50 रुपये, चलो 50 रुपये नहीं कहते, हम कहते हैं हाँ आपने उसमें से 60 रुपये यूज़ कर लिए, तो आपके पैसे कम हो के कितने रह गए हैं, 60 रह गए हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जी रुपीज़ आर decreased to 60, पैसे कम होके 60 रह गए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन जो आई है वो एक्चुअली 40 रुपये की आई है, तो इस बात को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि रुपीज़ आर डिक्रीज्ड बाय, कितने का चेंज आया, कितने पैसे कम हुए, 40 रुपये। ये बताता है डिक्रीज टू का मतलब है कि कम होके 60 रह गए हैं, ये बताता है कि 40 कम हुए हैं, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम कहें कि डिक्रीज्ड बाय 75% और ये कहें कि डिक्रीज्ड टू 25%, यानी कि कम हो के 25% रह गए हैं, ये दोनों बातें ठीक हैं, सही है। ये वाली ऑप्शन आपकी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से भी बात की हो तो भी हम कहेंगे कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब है कि इज नॉट अफेक्टेड बाय, इज नॉट अफेक्टेड बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है चेंज ऑफ स्केल का या चेंज ऑफ ओरिजिन का। इन दोनों में से बताएं कौन सा चेंज इफेक्ट नहीं करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। जी बिल्कुल, चेंज ऑफ ओरिजिन स्टैंडर्ड डेविएशन को इफेक्ट नहीं करता है, चेंज ऑफ स्केल्स का इफेक्ट होता है। और चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल ये दोनों, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट होता है और ऑल ऑफ दीज भी ठीक नहीं हो सकती, राइट। ओके, तो इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब है इज नॉट अफेक्टेड बाय, राइट। सो दीज वर सम क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के अंदर देखने थे, और इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को आप देखें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या कोई और बात समझ नहीं आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
30 and 20 observations and having 50 and 60 as an arithmetic mean, then the combined arithmetic mean is, आपने कैलकुलेट करना है। उसने कहा है कि दो ग्रुप हैं, तो मैं कहता हूँ एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की बात करें तो ग्रुप 1 में 30 वैल्यूज़ हैं और ग्रुप 2 में 20 वैल्यूज़ हैं। और मीन की बात करें तो जिस तरह से ग्रुप के नाम आए हुए हैं 30, जो 30 वाला ग्रुप है उसका मीन है 50 और जो 20 वाला ग्रुप है उसका मीन है 60। तो हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है जी x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा x बार 1 फर्स्ट डाटा सेट का मीन दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस सेकेंड डाटा सेट का मीन इज़ 60 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ n1 एंड 20 विच इज़ n2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 54। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि मीन ऑफ 38 वैल्यूज़ इज 62। अच्छा 38 वैल्यूज़ हैं, उनका मीन है 62। मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 57। फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 28 वैल्यूज़। तो ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो उसने कंबाइंड मीन बताया है, ये जो 38 वैल्यूज़ हैं इनका कंबाइंड मीन है 62। तो मुझे पता चल गया है कि एक तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो 38 हैं और कंबाइंड मीन जो है वो है जी 62। तो मैं कह सकता हूँ कि कंबाइंड मीन इज़ इक्वल टू 62 एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं टोटल n कितना है जी 38। मुझे इस डाटा से ये पता चला। उसने कहा जी कि 10 वैल्यूज़ का मीन 57 है, फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 28 वैल्यूज़। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि देयर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जब हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ग्रुप 1 की 10 है उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और ग्रुप 2 में 28 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। जब हम मीन की बात करते हैं तो ग्रुप 1 का मीन उसने बताया हुआ है 57 और ये वाला मीन हमने कैलकुलेट करना है, राइट। तो पहले क्या होता था, ये चीज़ दी होती थी, कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना होता था। अब उसने एक कंबाइंड मीन दिया हुआ है और एक ग्रुप का मीन जो है ना वो हाइड किया हुआ है। तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, फार्मूला हमारे पास है, हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला है जी x बार c इज इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, राइट। मुझे ये पता है कि x बार c कंबाइंड मीन है जो कि कितना है 62। मीन ऑफ फर्स्ट डाटा सेट भी मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट डाटा सेट का मीन कितना है जी 57 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 10 प्लस मीन ऑफ सेकंड डाटा सेट मुझे नहीं दिया हुआ तो मैं इसकी जगह के x बार 2 लिख देता हूँ जो कि हमने कैलकुलेट करना है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 28 के साथ, राइट। तो डिवाइड करना है n1 प्लस n2। मुझे पता है n1 कितना है 10 है और n2 28 है, तो मैं यहाँ पे 38 लिख देता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 38 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अच्छा जी 57 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 570 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाई 38, राइट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 570 माइनस करना है, 570 माइनस करना है तो मेरे पास आ जाएगा x बार 2 मल्टीप्लाई बाई 28 और x बार 2 की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगी 62 मल्टीप्लाई बाई 38 माइनस 570 डिवाइडेड बाय 28, राइट। तो x बार 2 विल बी इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 63.78। तो सेकेंड डाटा सेट का जो मीन है वो होगा जी 63.78, राइट। तो ये था जी सवाल, डैट वाज ऑल अबाउट कंबाइंड मीन। लेकिन कंबाइंड मीन के अंदर एक और बड़ा मज़े का सवाल है जिसमें एक तो कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, दूसरा कुछ थोड़ा सा आपकी मैथ्स की नॉलेज भी टेस्ट होती है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। उसने कहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज़ 10,000 एंड दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज़ 15,000। किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप की लेबर होती है। एक लेबर होती है जिसे हम कहते हैं स्किल्ड लेबर है और एक लेबर होती है जिसे हम कहते हैं अनस्किल्ड लेबर होती है। अच्छा, अनस्किल्ड लेबर का ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, उनके पास भी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है लेकिन वो मेन स्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दो तरह के लोग होंगे जो वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट है जो कॉलेज को चला रही है, टीचर्स हैं
जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और फिर आपका समझ लें कि एक लोअर स्टाफ है जो क्लासों को मैनेज करता है, जो चाय पानी पिलाता है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है। तो हम लोग कहेंगे कि जिन लोगों का काम हमारी मेन एक्टिविटी है वो हमारी स्किल्ड लेबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉलेज के अंदर स्किल्ड लेबर की बात करेंगे तो वो होगी मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट एंड टीचर्स, राइट। अच्छा, और अगर अनस्किल्ड की बात करेंगे तो अनस्किल्ड का मतलब वो लोग होते हैं जिनकी स्किल हमारी जो है वो मेन चीज़ नहीं होती है, सही है। हम लोग इस स्किल को नहीं बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है जी लोअर स्टाफ या सिक्योरिटी वगैरह। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज जो है वो लोअर स्टाफ या सिक्योरिटी के बगैर 1-2 दिन चल सकता है, लेकिन स्किल्ड जो स्टाफ होता है उसके बगैर वो कॉलेज नहीं चल सकता। खैर, ये तो थी स्किल्ड और अनस्किल्ड में फ़र्क, जो कि मैंने आपको बताया कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्किल्ड और एक लेबर होती है जिसे हम कहते हैं अनस्किल्ड लेबर। नॉर्मली स्किल्ड लेबर जो होती है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसने बताया कि जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर, और एक है अनस्किल्ड लेबर, और उसने मुझे कहा है कि एवरेज सैलरी जो है वो स्किल्ड लेबर की कितनी है, 15,000, और अनस्किल्ड लेबर की एवरेज सैलरी कितनी है, 10,000, राइट। नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं बताई हैं उसने। इफ़ द कंबाइंड एवरेज सैलरी इज़ 12,000, उसने एक और चीज़ बताई, उसने कहा कि जी कंबाइंड मीन जो है वो 12,000 रुपये है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, आपके पास परसेंटेज स्किल्ड वर्कर्स की कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। अच्छा, पहले तो ये होता था कि वो कुछ ना कुछ बता देता था, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने कहा कि टोटल 38 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ और 28 वैल्यूज़ के 2 ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया। इस क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो स्किल्ड लेबर होती है या अनस्किल्ड लेबर होती है, राइट। इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास टोटल लेबर बन जाती है, सही है। अच्छा, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें और हम कहें कि स्किल्ड और अनस्किल्ड इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 100% लेबर आ जाती है। और फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि स्किल्ड लेबर है X%, तो अनस्किल्ड लेबर होगी 100 माइनस X%, राइट, ठीक है। उसने हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही उसने हमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताएं स्किल्ड लेबर के कितने। उसने तो मुझसे पूछा है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड लेबर, तो क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में चाहिए, हम यहाँ से इस क्वेश्चन में कहेंगे कि सपोज कि अगर स्किल्ड लेबर हमारी X% है तो अनस्किल्ड लेबर 100 माइनस X% होगी, राइट। यहाँ से मेरे पास दोनों डाटा सेट की जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। अब हम कंबाइंड फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं कि कंबाइंड मीन इज इक्वल टू मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 होता है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मैं फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। कहता है कंबाइंड मीन कितना है, 1200, ये उसने हमें बताया हुआ, राइट। x1 इसको मैंने कहा कि ये 1500 है, सॉरी 15,000 है, मल्टीप्लाई बाई N1। इस केस में हमने N अज्यूम किया है कि ये X% है, राइट, तो यहाँ पे X% लिख देंगे, प्लस x2 मीन ऑफ सेकेंड विच इज़ 10,000 multiply by N2 number of values of second data set which is 100 minus X%। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि 100% minus X%, right, divided by number of values। अच्छा, total number of values में skilled का है जी X% plus 100% minus X%। आगे चलते हैं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे ये इजी हो जाएगा। ये देखें X% पॉजिटिव है, X% नेगेटिव है, ये तो आपस में कट जाएंगे। 100% का क्या मतलब होता है, हाँ जी बिल्कुल, 100% का मतलब होता है 1, यानी कि ये जो नीचे वाला फैक्टर है दिस इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि अगर बटे में सिर्फ 1 हो, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास इक्वेशन बन रही है 12,000, सॉरी इट इज़ 1000, 12,000 इज इक्वल टू 15,000 X% प्लस, अच्छा जी, अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये 10,000 ही बचेगा, राइट। आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। 10,000 मल्टीप्लाई बाई माइनस X%, तो ये बनेगा माइनस 10,000 इंटू X%। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रा गौर से देखें, जो परसेंटेज का साइन होता है ना, इसका मतलब ये है,
फ़र्ज़ करें कि मैं लिखता हूँ x%, तो इसका ये मतलब है कि x के साथ 1/100 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं 9%, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली 9 मल्टीप्लाई बाय 1/100 या 9/100, या हम कहते हैं कि इट इज़ 0.09। क्या ख्याल है? 9% लिखा हो तो हम कहते हैं ना 0.09, फिनांस में भी पढ़ा था हमने। तो वो इसी तरह से ही होता है कि जब परसेंटेज का साइन लगा होता है तो हम कहते हैं इट इज़ 1/100 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/100। तो अगर मैं मल्टीप्लाई 1/100 की बात करूँ तो ये सब्सटीट्यूट है परसेंटेज के साइन का। अगर कहीं आपको परसेंटेज का साइन लिखा हुआ नज़र आए तो आपको समझ आना चाहिए कि दिस इज़ 1/100, राइट, दिस इज़ 1/100। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे x% की बात करूँगा तो दिस इज़ एक्चुअली मल्टीप्लाई बाई 1/100, राइट। तो अगर मैं इस 100 के दो ज़ीरोज़ को इन दो ज़ीरो से काट दूँ, क्योंकि ये सारे एक ही जगह पे हैं इकट्ठे हुए हुए, तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास ये जो इक्वेशन बचेगी, ये बचेगी इस तरह से कि 12,000 इज़ इक्वल टू 15,000 x% है। तो इस परसेंटेज को भी ख़त्म करने के लिए मैं इसको कर दूंगा 1/100। तो जब मैं 1/100 करूंगा ये दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो से कट जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 150x। क्या रह जाएगा जी? 150x, राइट, ओके, प्लस 10,000 माइनस 100x। जब मैं इसे मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 150x माइनस 100x, ये बच जाएगा 50x, इधर आ जाएगा, ये 10,000 उधर जाके माइनस होगा तो ये 2,000 रुपीज़ बच जाएंगे। तो यहाँ से जो मेरे पास x होगा ये होगा 2,000 डिवाइडेड बाय 50। तो अगर हम इसकी बात करें तो x इज़ इक्वल टू 40, और जब हम x को परसेंटेज में लेते हैं तो 40 को भी मुझे परसेंटेज में लेना पड़ेगा। ठीक है जी, दोनों तरफ मैंने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x कितना है? उसने जो पूछा था कि परसेंटेज ऑफ लेबर जो है वो कितनी है, तो हम लोग कहेंगे कि स्किल्ड लेबर 40% है। टोटल लेबर का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इससे ये पता चला है कि स्किल्ड लेबर जो है वो 40% है। तो अनस्किल्ड लेबर 100 माइनस 40% यानी कि 60% होगी। ये हमने अज्यूम किया हुआ था x। जब हमने x कैलकुलेट कर लिया, हमने फार्मूला में पुट किया, तो वहाँ से हमने x कैलकुलेट कर लिया, राइट। दिस वॉज द क्वेश्चन जो कि उसने मुझे कहा था कि जी द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड लेबर इज़ व्हाट 10,000 एंड डेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ 15,000। तो कंबाइन अगर 12,000 होगी तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बताएं। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हम उस वक्त तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक हमें किसी एक ग्रुप ऑफ डाटा की या कंबाइंड मीन की नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं बताते। उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ, इसलिए हमने फिर इसको x% अज्यूम किया था, राइट, क्योंकि आंसर उसने हमें परसेंटेज में कह रहा था। हम अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। हमने बात की है कि जो कंबाइंड मीन होता है इसका फार्मूला होता है N1 M1 N2 M2, यहाँ पे M से मुराद x बार है, राइट, और नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो कंबाइंड मीन ये एक्चुअली कंबाइंड मीन होता है डिफरेंट डाटा सेट्स का, जो कि हम इनके डिफरेंट इंडिविजुअल मीन से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो मीन मीडियन मॉड और अभी और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश की होगी, और ये बड़े स्ट्रेट इजी क्वेश्चंस हैं। इनमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े हट के हैं, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। उसने कहा है जी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 49 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो हमें पता चल जाएगा कि 49 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं 5 से 10 नंबर हासिल करने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 15 हासिल करने वाले 6 बच्चे हैं, और इसी तरह से 100 ऑन 45 तक मार्क्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन सब को ऐड करके हमारा आंसर कितना आएगा? जी बिल्कुल, उसके मुताबिक 49 आना चाहिए। तो ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या ये वाकई 49 आता है। सिर्फ ये डाटा की एक्यूरेसी के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस में वो हमें इस तरह से ये डिफरेंस दे और फिर हमें कहे कि ये कैलकुलेट करके दें। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जी मीडियन कैलकुलेट करें। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लोग अपने डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है 5 से 10 और 10 से 15। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने देखना है कि ये हमारी क्लास बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, क्लास लिमिट्स नहीं, क्लास बाउंड्रीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं मीन मीडियन मॉड वगैरह की कैलकुलेशन के लिए, और फिर आगे ग्राफ्स बनाने के लिए भी। क्लास लिमिट्स सिर्फ और सिर्फ उसकी एक बेसिक सी डिस्कशन थी जो हमने पहले पढ़ ली है, लेकिन हर जगह पे जहाँ पे भी यूज़ होगी क्लास बाउंड्रीज़ यूज़ होंगी। तो हम लोग कहते हैं 15 से 20
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 5, 6, 15, 10, 5, 6, 15, 10, 6, 3, 3 एंड 1, 6, 3, 3 एंड 1, और फ्रीक्वेंसीज का समेशन f इज़ इक्वल टू 49। ये मुझे पता है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब हम लोग मीडियन बनाते हैं तो एक कॉलम बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड ऑल अबव क्लासेस की फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो इस केस में पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, दूसरी की हो जाएगी 16, तीसरे की 26, 26 में 10 ऐड किया तो 36, 36 में 6 ऐड किया तो 42, 42 में 3 45, 45 एंड 3 48 एंड 1 49। मुझे पता है कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट क्लास होती है इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अच्छा जी, अगला क्या काम करते थे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप ये करते थे, हम लोग रैंक फाइंड करते थे कि जो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कहाँ पे है, और उसका फार्मूला था i इज इक्वल टू n+1/2, और मीडियन के केस में i 1 होता है और नीचे हमें 2 लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 49 + 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 25th वैल्यू। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास रैंक आया है वो कौन सी क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल कर रहा है। तो क्या पहली क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है? नहीं। दूसरी क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11, इसमें भी नहीं फॉल कर रहा। तीसरी क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 26। तो जी हाँ, ये पहला वो नंबर है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पोजीशन से बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्लास में 12 से लेकर 26 तक वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, तो 25वीं वैल्यू भी इसी क्लास में फॉल कर रही है, और इस क्लास को हम क्या कहते हैं, प्यार से मीडियन क्लास कहते हैं। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो आपको याद होगा, वो क्या था जी, L+H/F इंटू आई एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। तो मीडियन के केस में लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास इज 15 प्लस हाइट ऑफ द क्लास 20 में से 15 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा जी, 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज़ 15। आई इस केस में 1 ही रखते हैं हम लोग क्योंकि मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। एन इज़ द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, 49 टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे माइनस सी। सी क्या होता है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर देन मीडियन क्लास, तो उससे ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी 11। तो जब आप आगे से सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 19.5 लिखा हुआ है, आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूँगा, तो आप इसे सॉल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है। राइट, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है जी, तो मोड का जो फॉर्मूला था आपको याद होगा वो क्या था जी, L+H इंटू FM-F1 डिवाइडेड बाय FM-F1 प्लस FM-F2। तो सबसे पहले हम लोगों ने मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है, और मीडियन क्लास का क्या रूल था जी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द मीडियन क्लास। तो इस क्लास के केस में हम लोगों ने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, स्ट्रेट है। L कितना आएगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास 12, H इज़ द हाइट ऑफ क्लास जो 15 माइनस 2 करके 15 माइनस 12 करके आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज़ FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्लास इज़ F1, और उससे लोअर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो इस तरह से आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। उसने कहा जी, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द यंग कॉर्पोरेशन इज एल फॉलोज, 22 से 26, 26 से 30, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। वेरी गुड, हमें क्लास बाउंड्रीज ही चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ रही है। वेरी गुड, आपके पास क्लासेस भी हैं और फ्रीक्वेंसीज भी हैं। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना है। CV का फार्मूला क्या होता था जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों के फार्मूले आपके पास हैं। इन दोनों फार्मूलाज के लिए आपको x चाहिए होगा। तो x कैसे आता है जी, x किसे कहते हैं, x मिड पॉइंट को कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अलग से नहीं लिखता, मैं यहीं पे x कैलकुलेट करता हूँ। तो पहली क्लास का x क्या होगा, अपर क्लास बाउंड्री है जी 26, लोअर क्लास बाउंड्री है 22, 26 प्लस 22 हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा, और इसका मिड बनेगा 24। तो इस क्लास का मिड बनेगा 24, इससे अगली क्लास का जो मिड बनेगा वो बनेगा 28। तो x जो है वो हर क्लास का हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बड़े स्ट्रेट से फार्मूलाज हैं। मीन के केस में जब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f।
और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद होगा कि जो हमारे पास फार्मूला था समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। जब क्वेश्चंस पढ़े थे तो उस वक्त भी हमने किया था। तो आप यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, जी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है हम उसे क्या कहते हैं? मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें ये बड़ा मज़े का सवाल था जो एग्जामिनर आपको एक नंबर के लिए पूछ सकता है। हाँ, ये वाली जो ऊपर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन है तो शायद ये आपको 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए आ सकता है, या एग्जामिनर इसमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 69, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डिटेल। अच्छा जी, उसने आपको एक्स दे दिया है कि अगर आपकी जो क्लास मार्क है, अब ये देखें ये ग्रुप्स नहीं है, ये अनग्रुप्ड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद होगा कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो मीन कैलकुलेट करना होता है उसका फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, राइट। तो उसने मुझे इस डाटा में एक्स वैल्यूज़ भी दी हुई हैं और एफ भी दिया हुआ है और आंसर भी बता दिया है कि 69 आ रहा है, और सिर्फ ये एक वैल्यू है जो यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर मैं इस डाटा को यहाँ पे लिखूँ अपने पास टेबल में, तो मेरे पास एक्स मार्क्स जो हैं वो हैं 65, फिर एक एक्स अननोन है, फिर 68.5 है जी, फिर उसके बाद 71.5 है और फिर 73.5 है। और जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं हमारे पास वो आ रही हैं 5, 6, 4, 5 और 5, 5, 6, 4, 5 एंड 5। जब हमने मीन कैलकुलेट किया होगा तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया होगा, ठीक है जी। तो इसी मीन के फार्मूले में हम लोग बात करते हैं। मीन उसने हमें दिया हुआ है, मीन कितना है जी 69 इज़ इक्वल टू समीशन एफ़। ये मुझे एफ़ का सम करके पता चल जाएगा, 5 और 5 10 और 5 15 और 10 25। तो जो समीशन एफ़ है वो 25 है। समीशन एफ एक्स भी हमने किया होगा, यानी कि हमने क्या किया होगा, हमने एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर उसका सम करके वहाँ पे लिखा होगा, लेकिन उसमें से ये एक एक्स अननोन है, तो हमें इस सारी कैलकुलेशन को दोबारा करना पड़ेगा और यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 65 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो मेरे पास जो आंसर आया होगा डैट इज़ इक्वल टू 325। इस x को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 6x आया। 68.5 मल्टीप्लाई बाई 4 274 आ गया जी। 71.5 मल्टीप्लाई बाई 5 357.5 और 73.5 मल्टीप्लाई बाई 5 आपका आंसर आया 367.5। जब आप इन सब को जमा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 325 प्लस 274 प्लस 357.5 प्लस 367.5 इज इक्वल टू 1324 प्लस 6x, राइट। क्या ख्याल है? तो समीशन एफ एक्स आपके पास क्या बना होगा 1324 प्लस 6x। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे 1324 प्लस 6x। तो क्या आप यहाँ से आप x निकाल सकते हो? सबसे पहले आप 25 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे और ये 1324 फिर माइनस हो जाएगा और फिर 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास x आएगा डैट विल बी इक्वल टू 66.83, राइट। हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखें नेक्स्ट स्टेप में 69 मल्टीप्लाई बाई 25, ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये 1324 उधर ऐड हो रहा था, वहाँ पे जाके माइनस कर देंगे और उसके बाद ये जो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास x का आंसर आएगा 69 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 1324 डिवाइडेड बाय 6, तो 66.83 x आएगा जी। तो देखें होता ये था कि एग्जामिनर आपको सारे x देता था और सारे f दे देता था और आपसे कहता था मीन कैलकुलेट करें। तो मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। लेकिन एग्जामिनर ऐसे भी तो कर सकता है कि वो आपको मीन का आंसर दे दे, f की सारी वैल्यूज़ भी दे दे और x में से एक पॉइंट गायब कर दे। तो हम
हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल उसी इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आगे यहाँ से जो अपना अननोन वेरिएबल है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। इट विल टेक सम प्रैक्टिस और उसके बाद आप इंशाल्लाह इस तरह के तमाम सवालों को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अब आप अगर सोच के मुझे बताएं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है तो फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो आपने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस सवाल में फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सवाल में मैंने जो चीज़ बतानी है वो ये है कि अगर आप गौर से देखें तो एक क्लास 9.7 पे ख़त्म हो रही है और दूसरी क्लास 9.8 पे शुरू हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों क्लासेस में क्लास बाउंड्रीज नहीं हैं, क्लास लिमिट्स दी हुई हैं। तो क्या हम क्लास लिमिट्स को यूज़ करते हैं पोजीशनल एवरेजेस कैलकुलेट करते वक्त? जी नहीं, हम क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अगर ये क्लासेस हैं 9.3 से लेकर 9.7 तक, अगली क्लास है जी 9.8 से लेकर 10.2 तक, उससे अगली क्लास है 10.3 से लेकर 10.7 तक एंड सो ऑन। आप ये सारी क्लासेस लिख लें। तो ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास बाउंड्रीज़ नहीं है। तो यहाँ से जब मैं क्लास बाउंड्रीज़ बनाऊंगा तो एक दफ़ा देख लीजिए कि क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट में डिस्टेंस कितना है। तो मैं कैलकुलेट करूंगा 9.8 माइनस 9.7, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 0.1। फिर मैंने उसका हाफ करना होता है तो मेरे पास आएगा 0.05। अब इस 0.05 को अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है और लोअर क्लास लिमिट में से लेस करना है। ठीक है जी, 0.30 में से जब मैं 0.05 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 9.25 और अपर क्लास बाउंड्री बनेगी 9.75। सी है जी, 9.8 में से 0.5 माइनस करूंगा तो ये 9.75 बन जाएगी। तो अब देखें कि लिमिट्स में से मैं इस डिस्टेंस को माइनस करता जाऊंगा और ऐड करता जाऊंगा, नीचे से माइनस ऊपर में ऐड, तो मेरे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अब देखें अगर मैं इस क्लास को बनाऊं तो ये हो जाएगी 10.25, ये हो जाएगी 10.25। 10.30 में से 0.5 माइनस करूंगा तो 10.25 बन जाएगा और 10.7 में 0.5 ऐड करूंगा 0.05 तो 10.75 बन जाएगा। अब ये देखें कि इसकी अपर और इसकी लोअर दोनों बराबर हैं, तो ये क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन में जब आपने Q3 और Q1 कैलकुलेट करना है तो उस कैलकुलेशन से पहले आपने इन क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, राइट। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मजे का सवाल है। क्वेश्चन है जी, इफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं जी आपके पास जिनकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको बताई हुई है। इंटर क्वार्टाइल रेंज से क्या मुराद है? Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 आपके पास है और वो नंबर्स हैं 0, 3, 7, 17, 30, X, 51 और 70 और उसका बताया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज है 44.25 की। तो X फाइंड करना है। बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, उसने एवरेज बता दी थी, मीन बता दिया था और X फाइंड करने के लिए कहा था, एक अननोन वैल्यू जो हमारे डाटा में है उसे फाइंड करने के लिए कहा था। सिमिलरली इसी तरह का ये सवाल भी है कि उसने हमें कहा है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द ग्रुप ऑफ द नंबर इज दिस, तो आपने वो नंबर फाइंड करना है। तो इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही होगा कि हम उस नंबर को X रख के सारा फार्मूला सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद वहाँ से आंसर के साथ उसको कंपेयर करके हमारी अननोन वेरिएबल निकाल लेंगे, राइट। तो फर्ज करें कि उसने हमें कहा है कि नंबर्स हैं 0, 3, 7, 17, 30, X, 51 एंड 70। सही है जी। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो n इज इक्वल टू 8। अच्छा, सवाल को गौर से देखें तो ये हमारा अनग्रुप डाटा का सवाल है, ये ग्रुप डाटा का सवाल नहीं है, लेकिन चले यहाँ पे आ गया तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और उसने मुझे बताया कि इन 8 नंबर्स का जब मैं Q3 माइनस Q1 करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 44.25। ये उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मुझे उसने कहा है कि ये अननोन नंबर फाइंड करना है। लेकिन एक और चीज़ भी उसने की है कि अज्यूम द ग्रुप ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। उसने ये बताया है मुझे कि ये नंबर यहीं पे आएगा, तो अगर ये नंबर यहीं पे आएगा, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर अननोन है ये 30 से बड़ा और 51 से छोटा होगा।
तो मैं ऑप्शंस में देख लेता हूँ कि कोई ऐसी ऑप्शन जो 30 से छोटी हो और 51 से बड़ी हो तो मैं उसे फ़ौरन क्रॉस कर दूंगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक ऑप्शन होती 29, तो मैं कहता कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तरतीब में है, और जब नंबर तरतीब में होते हैं तो फिर ये वाला जो अननोन नंबर है ये हमारा 30 से बड़ा ही होगा। या फ़र्ज़ करें एक और इधर ऑप्शन होती और वो होती कि जी ये नंबर है 55, तो हम कहते हैं कि ये भी ठीक नहीं, उसे तो हम फ़ौरन ही डिलीट कर देते। इस लाइन ने हमें बताया है कि नंबर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने कहा कि ये जो एक्स हमारा आंसर आएगा ये 30 और 51 के दरमियान में आएगा। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि हम लोग क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अनग्रुप डाटा के केस में क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल फ़र्ज़ करें अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देता हूँ, तो डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो स्टेप नंबर 1 तो मेरा कंप्लीट था। सेकंड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पोजीशन कैलकुलेट करनी होती है, और जो पोजीशन होती है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कहते हैं कि जो पोजीशन का फार्मूला होता है, पोजीशन इज इक्वल टू आई इंटू एन प्लस 1 ओवर डी, और जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई 1 होगा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास पता है 8 हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि हम क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो डी विल बी इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा जी 9 डिवाइडेड बाय 4, 2.25 वैल्यू। अच्छा जी, अगर हम लोग इस डाटा में 2.25 वैल्यू की बात कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 3 में हम कहते हैं कि इट इज़ सेकेंड वैल्यू प्लस 0.25 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड, राइट? ऐसे ही था ना, अनग्रुप डाटा में हम इसी तरह से करते होते थे। तो इस डाटा में हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो है 2 और थर्ड है जी 7, तो हमारे पास इस फार्मूला में हम कहेंगे सेकंड वैल्यू है 3 प्लस 0.25 ऑफ थर्ड वैल्यू है जी 7 माइनस 3, यानी कि हमारे पास यहाँ से जो फर्स्ट क्वार्टाइल बनेगा डैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 7 माइनस 3 4 होता है, 4 का 0.25 करें तो 1 आता है, तो 4 इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल। हम इस इक्वेशन में ये चीज़ लिख देते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल इज़ इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास बनेगा 44.25। थर्ड क्वार्टाइल की अब इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड क्वार्टाइल के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो वही होता है कि सबसे पहले हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, तो पोजीशन विल बी इक्वल टू आई इस केस में 3 होगा, n प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी, और क्योंकि क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो डी 4 होगा, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 6.75। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोग अब 6.75 वैल्यू का क्या मतलब है? सिक्स्थ वैल्यू प्लस 0.75 ऑफ सेवन्थ वैल्यू माइनस सिक्स्थ वैल्यू। अच्छा जी, अब देखें सिक्स्थ वैल्यू हमारे डाटा सेट में कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 x, तो हमारे पास होगा x प्लस 0.75 ऑफ सेवन्थ वैल्यू क्या आ रही है जी? 1 2 3 4 5 6 7 51, तो मैं कहूँगा 51 माइनस सिक्स वैल्यू फिर x आ जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि x प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाई 51, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 51 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 38.25, और 0.75 को जब मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस 0.75x हो जाएगा, जिससे मेरे पास जो थर्ड क्वार्टाइल बनेगा वो बनेगा 38.25 माइनस x, और जो x है ये x फुल है माइनस 0.75, तो ये 0.25x रह जाएगा। दिस इज़ माई थर्ड क्वार्टाइल। अच्छा जी, थर्ड क्वार्टाइल के आंसर को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी डैट विल बी इक्वल टू 38.25 माइनस 0.25x माइनस 4 इज इक्वल टू 44.25। अच्छा जी, थर्ड क्वार्टाइल हमने अभी कैलकुलेट किया है, डैट इज इक्वल टू 38.25 माइनस 0.25x माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है जी? फर्स्ट क्वार्टाइल अभी हमने निकाला था 4 है, दैट विल बी इक्वल टू 44.25। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें हमारा अननोन वेरिएबल है x, और वो x हमने कैलकुलेट करना था। तो बिल्कुल ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी 38.25 है प्लस का 0.25x, तो 38.25 प्लस 0.25x इज इक्वल टू दिस, तो माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48.25
और ये -38.25 प्लस है, तो उधर जाके 38.25 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 0.25x। तो 48.25 माइनस 38.25 मेरे पास क्या आंसर आएगा जी 10, और 0.25x विल बी इक्वल टू दिस। तो x जो है वो मेरे पास क्या आएगा जी 10/0.25 विच इज़ इक्वल टू 40। तो x जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा 40 के इक्वल। तो जो अननोन वेरिएबल है जो हमने फाइंड करना था दैट इज इक्वल टू 40 राइट। तो करेक्ट आंसर इज 40। ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। इंशाल्लाह होपफुली जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम सिक्योरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए पॉजिटिव सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज दैश देन द मोड, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, ये नॉन ऑफ दिस। अच्छा जी, पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है जो पॉजिटिव साइड पे सिक्योर्ड होती है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे फैल गई होती है। ऐसे केस में हमें पता है कि सबसे पहले जो हाइट है वहाँ पे हमें मॉड मिलता है और मीन कुछ इस तरफ चला जाता है, और इन दोनों के दरमियान में हमेशा हमें मीडियन मिलता है। और अगर हम लोग देखें और जीरो से स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले मॉड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि मॉड सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा मीडियन होगा, और फिर उससे बड़ा मीन होगा। और अगर हम लोग मीडियन और मीन का रिलेशनशिप पढ़ें तो मीडियन विल बी लेस देन द मीन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, लेस देन द मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली सिक्योर्ड। ओके, नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। आपको पता है कि सबसे एंड पे हमें मोड मिलेगा। मीन जिस तरफ सिक्योरनेस होती है उस तरफ चला जाता है, और मीडियन इन तीनों के दरमियान में होता है। और अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले मीन नज़र आता है। इसका मतलब है कि मीन सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा जी मीडियन, और फिर उससे बड़ा होगा जी मॉड। तो हमारे लिए जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ मीन लेस देन मीडियन विच इज़ लेस देन मॉड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ डाटा हैविंग मीन 87, median 92 and standard deviation 8, find the सिक्योरनेस। हमें पता है कि जो सिक्योरनेस का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन भी दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है। अब आपने आगे खुद इसको सॉल्व कर लेना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी अगर मीन और मीडियन और मोड के दरमियान में ये रिलेशन है। हमें पता है कि एक पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड में जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसे होता है कि मोड सबसे छोटा होता है, मीडियन उससे बड़ा होता है, और मीन सबसे बड़ा होता है, राइट। अच्छा जी, मीन इज़ लेस देन मोड, मीन इज़ लेस देन मोड नहीं जी, मीन लेस देन मोड नहीं होता, मीन ग्रेटर देन मोड होता है पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऑप्शन बी देखते हैं, मीन इज़ ग्रेटर देन मोड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मीन और मोड में ये रिलेशन है कि मीन सबसे बड़ा होता है। मीन ग्रेटर देन मीडियन। अच्छा, अगर तो आप ऑप्शन बी, अब आपने चेक किया ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। हमें पता है कि रूल ये होता है कि एक और सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होती है, राइट। इसलिए हमें आगे वाली ऑप्शंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सरसरी सा देख लें कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपके पास एक सिचुएशन है विच इज़ बोथ बी एंड सी। तो इस केस में आपको, क्योंकि आपको पता है कि बी वाली ऑप्शन ठीक है, आपको सी वाली ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज जैसे ही मैं इस सिचुएशन को ठीक करूँगा इसके बाद मैं फ़ौरन ऑप्शन बी पे टिक कर दूंगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, यस, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ना बी होगा ना सी होगा, बल्कि हम कहेंगे कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो अब हमें जो टिक लगाना है वो लगाना है ऑप्शन डी पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर 40 एंड 60, द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज। अब देखिए कि अगर हम लोग इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाएं तो हमें नज़र आएगा कि जनाब फर्स्ट क्वार्टाइल है जी 40 और थर्ड क्वार्टाइल है जी 60, और उसने ये भी बता दिया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें पता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में अगर हम देखें तो जितना मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल का डिस्टेंस होता है उतना ही फर्स्ट क्वार्टाइल का
सॉरी थर्ड क्वार्टाइल का मीडियन के साथ होता है, यानी कि दोनों बॉक्सेस बराबर होते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जितना बॉक्स ये बड़ा है उतना ही बॉक्स ये बड़ा है, राइट। तो इन दोनों के दरमियान में मीडियन फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मीडियन 50 ही होगा, राइट। तो इस वर्ड से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि 40 और 60 अगर इसके क्वार्टाइल्स हैं तो मीडियन इसके बिल्कुल सेंटर में फॉल कर रहा होगा। तुम्हारे पास जो करेक्ट आंसर होगा डैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है जी, उसने कहा कि मीडियन 49.67 है, थर्ड क्वार्टाइल 60 और फर्स्ट क्वार्टाइल 49 है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। उसने हमें कहा है कि जी सेंटर में है आपके मीडियन विच इज़ 49.67, फर्स्ट क्वार्टाइल है जी 60, सॉरी फर्स्ट क्वार्टाइल है 39 और जो थर्ड क्वार्टाइल है डैट इज इक्वल टू 60, राइट। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि कौन सा बॉक्स बड़ा या छोटा होगा। अगर हम 49.67 में से 39 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा जी 10.67। तो ये जो पहला बॉक्स है ये 10.67 बड़ा होगा। दूसरे बॉक्स की विड्थ की बात करते हैं तो हम कहेंगे 60 माइनस 49.67, तो जो दूसरा बॉक्स है ये 10.33 यूनिट्स बड़ा होगा। अब देखें कौन सा बॉक्स बड़ा है, फर्स्ट वाला बॉक्स बड़ा है। और हमें पता है कि जब फर्स्ट वाला बॉक्स बड़ा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये एक नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा दैट इज नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन रेफरिंग टू अ कर्व दैट टेल्स ऑफ, जिसकी टेल बढ़ जाती है टू द लेफ्ट एंड, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी टेल्स ऑफ का क्या मतलब है, उसकी टेल इंक्रीज हो जाती है टू द लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड पे, यू वुड कॉल इट व्हाट। आपको याद होगा कि वो इस तरह की शेप की बात कर रहा है कि जिसकी टेल लेफ्ट साइड पे है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। या हमने कहा था कि इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ऑप्शंस में देखते हैं, सिमेट्रिकल नहीं जी, सिमेट्रिकल नहीं कहते, सिक्यूर्ड राइट, राइट सिक्यूर्ड नहीं है, ये लेफ्ट सिक्यूर्ड है, राइट। इस ये लेफ्ट साइड पे फैली है। पॉजिटिवली सिक्यूर्ड नहीं, ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड भी नहीं है, ये नेगेटिव सिक्यूर्ड है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। हालांकि यहाँ तो इसको कहना चाहिए था कि ये लेफ्ट सिक्यूर्ड है, ये नेगेटिव सिक्यूर्ड है। तो ना ही लेफ्ट सिक्यूर्ड आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ना ही नेगेटिव सिक्यूर्ड आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ ए डाटा इज 10, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 20 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस इज -3, व्हाट इज द मीडियन ऑफ डाटा। आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों को अपने पास लिखें तो उसके बाद आगे उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि जो मीन है डैट इज इक्वल टू 10, राइट। दूसरी जो चीज़ उसने बताई है वो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? हाँ जी, हमने पढ़ा था कि ये एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और इसका फार्मूला क्या होता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, जो तीसरी चीज़ उसने प्रोवाइड की है वो है जी कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस। कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस कितना है जी, -3 के इक्वल है और आपसे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा। ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि हम मीडियन कैलकुलेट करते उस फार्मूले से जो हमारे पास था, इन तीनों का आपस में जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, लेकिन हमारे पास मॉड ही नहीं है। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस की बेस पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं जिसका आंसर है जी 20%। इसका ये मतलब है कि 20% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाई 100। मीन हमें दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला में मीन तो लिख लेते हैं ना जी, मीन है जी 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 20, राइट। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ उसने हमें दी है वो दी है कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस विच इज़ इक्वल टू -3, और कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस का फार्मूला अगर आप याद करो तो वो होता है जी 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस इज इक्वल टू -3। ओके, तो मीन दिया हुआ है जी फार्मूला में उसने हमें, जी बिल्कुल दिया हुआ है, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो मीडियन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस के फार्मूला से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। तो
तो क्या हम कहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैं यहाँ पे पुट करूँगा इस फार्मूला के अंदर। तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस का आंसर है 3 इज इक्वल टू 3 इंटू मीन 10 है, तो 10 लिख दिया, माइनस मीडियन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है दैट इज इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग करेंगे -3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस मीडियन। आपके पास आंसर आ रहा है जी -2 इज इक्वल टू 10 माइनस मीडियन, और यहाँ से मैं मीडियन को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो मीडियन प्लस हो जाएगा, और 10 + 2 यानी कि 12। तो जो मीडियन है दैट इज इक्वल टू 12, राइट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इन मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज mean, median और mode obey the approximate relationship that mean is equal to median is equal to mode, राइट। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि बताएं कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे उस डाटा सेट में जहाँ पे सिक्यूरनेस नहीं होती है, नॉट वेरी सिक्यूर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस बताया हुआ है कि दैट इज इक्वल टू 0.32, इट्स मीन इज इक्वल टू 29.6, और मोड भी बताया हुआ है जी इसने, मोड है 24.8, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, जब हम कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस के फार्मूले की बात करते हैं तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस होता है जी 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस उसने मुझे बताया दैट इज इक्वल टू 0.32 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू मीन, मीन भी दिया हुआ है 29.6 माइनस मीडियन, मीडियन नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो कहीं से अगर मुझे मीडियन पता चल जाए तो मैं इस फार्मूला में पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है मोड की। तो हमें पता है कि एक रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन और मोड के अंदर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 इंटू मीडियन कितना है जी, ये हमें नहीं पता, ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मोड के बारे में हमें पता है कि मोड का जो आंसर है डैट इज इक्वल टू 24.8 माइनस 2, और मीन का आंसर है जी 29.6। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा डैट इज इक्वल टू 24.8 इधर ही रहेगा, ये -2 इंटू 29.6 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे हम 59.2 डिवाइडेड बाय 3, तो मीडियन विल बी इक्वल टू 28, राइट। ये जो अभी हमने मीडियन कैलकुलेट किया है इस मॉड की इन्फॉर्मेशन से वो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, तो मीडियन बनेगा 28 का। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन उधर ले जाएं और इस तरफ आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 29.6 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 0.32। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी डैट विल बी इक्वल टू 15, राइट। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा डैट विल बी इक्वल टू 50। क्वेश्चन है जी, आपको उसने एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दिया हुआ है जिसमें अगर आप गौर से देखें तो हमें ये वाली जो बॉक्स है, जो फर्स्ट बॉक्स है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉक्स, ठीक है जी। अगर हम नीचे भी देखें तो नीचे उसने एक्सिस के ऊपर हमें वैल्यू भी दी है, तो ये कुछ तकरीबन 19.5 पे जाके एंड हो रहा है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 30 से। तो यानी कि 30 से लेकर 19.5 के दरमियान में ये बड़ा बॉक्स है और ये 30 से लेकर थोड़ा सा उससे छोटा है, राइट। तो अगर हम लोग और से देखें तो हमें फर्स्ट बॉक्स बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉक्स। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें जो पहला विस्कर है वो दूसरे विस्कर से लंबा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोअर साइड पे ज़्यादा फैली हुई है और हायर साइड पे, अपर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन उतनी फैली नहीं हुई है। हमें पता है जो लोअर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन फैली होती है जिसे हम नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन। हमें पता है कि ये जो सेंटर होता है किसी भी बॉक्स का ये मीडियन होता है, राइट। और हमें ये भी पता है
कि नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हाइट पे, जो सबसे ज़्यादा हाइट होती है जिस जगह पे, वहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे मॉड नज़र आएगा और इस तरफ कहीं पे नेगेटिव साइड पे उसे कहीं पे मीन नज़र आएगा, राइट। और हमें पता है कि मीन और मॉड के दरमियान में मीडियन होता है, इसलिए मीन कुछ भी होगा लेकिन वो तकरीबन 3029 से छोटा होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो उसने हमें ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस दी हुई हैं, उसने ऑप्शंस में दी हैं 45, ये तो नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, राइट। तो हमें ये लग रहा है कि ये जो मीन है वो क्योंकि मीडियन से छोटा होता है नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और हमें मीडियन लग रहा है कि तकरीबन 30 के आसपास है, इसका मतलब ये है कि वो 20 हो सकता है, या 20 से लेकर 30 के दरमियान में कहीं पे हो सकता है, लेकिन वो 30 नहीं होगा। हमने 30 को एलिमिनेट कर दिया, 35 को एलिमिनेट कर दिया और 45 को भी एलिमिनेट कर दिया। तो हमें जो ऑप्शन रेलिवेंट लग रही है दैट इज ऑप्शन ए, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था जी कि एक आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दिया हुआ है। अगर हम गौर से देखें तो पहला जो बॉक्स है वो तकरीबन ये दो बड़े बॉक्सेस के इक्वल है, और जो दूसरा बॉक्स है ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमिलरली उतना ही बड़ा है। तो ये बिल्कुल सेम बॉक्स है, इन दोनों बॉक्सेस की जो विड्थ है ये बिल्कुल सेम है। और सिमिलरली अगर हम विस्कर्स की बात करें तो विस्कर्स भी आलमोस्ट सेम है, तकरीबन क्या बिल्कुल ही सेम है। तो ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है ये हमें बता रहा है कि ये एक परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, नेगेटिवली सिक्यूर्ड या सिमेट्रिकल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन सी, क्योंकि नजर आ रहा है हमें कि दोनों बॉक्सेस भी बराबर हैं, दोनों विस्कर्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई सिक्यूनेस नहीं है, राइट। तो ये कुछ सिक्यूनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे पास हैं, और आपको पता है कि ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे तो इसके बाद की वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। थैंक यू। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग कुछ ग्रुप चार्ट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ग्रुप डाटा के चार्ट्स, उनके बारे में कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से चार्ट्स होते हैं? सबसे पहले है जी पाई चार्ट। जी नहीं, पाई चार्ट जो होता है वो अनग्रुप डाटा को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, जी बिल्कुल ठीक है, हमने हिस्टोग्राम पढ़ा है। सिंपल बार चार्ट भी जो होता है वो ग्रुप्स को प्रेजेंट करने के लिए नहीं होता, और ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी। ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए क्लोज फिगर, जी बिल्कुल ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होती है ऑफ टू साइड, थ्री साइड, मैनी साइड या नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि मैनी साइडेड शेप होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तभी तो इसे पॉली कहते हैं, ये पॉलीगॉन होती है, ठीक है जी। जैसे आपने देखा होगा कि पेंटागन होता है, पेंटागन ये एक क्लोज्ड शेप होती है जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरह से एक शेप होती है ऑक्टागन, ये एक क्लोज्ड शेप होती है जिसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। सिमिलरली जो पॉलीगॉन है ये क्लोज शेप होती है जिसके बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राफ ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं तो क्या हिस्टोग्राम बनता है? नहीं जी। क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है? नहीं जी। ओजाइव बनता है, जी बिल्कुल ठीक है। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज ट्रू अबाउट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के मुतालिक कौन सी बात ठीक है? इट इज ए सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। हाँ, ये बात तो ठीक है, इसमें रेक्टेंगल्स होते हैं, ये जो बार्स हम लोग बनाते हैं इनको रेक्टेंगल्स भी कहते हैं, ये रेक्टेंगल्स होती हैं। हिस्टोग्राम हाइट आर प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, जी बिल्कुल ये बात भी ठीक है कि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाइट होगी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हाइट नहीं होगी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि ना हमने ए को टिक लगाना है ना हमने बी को टिक लगाना है, हमने ऑप्शन सी को टिक लगाना है, क्योंकि ऑप्शन सी कह रही है कि ये दोनों बातें ठीक है, राइट। अगर हम लोग सिर्फ ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे तो हम एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि सिर्फ ए ठीक है, बी ठीक नहीं है, हालांकि ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हिस्टोग्राम कंटेन्स ए सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, जी बिल्कुल इसमें एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं। नॉन एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, जी हमने कहा था कि हिस्टोग्राम में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चीज़ें एडजेसेंट हों, नॉन एडजेसेंट ना हों, राइट।
जब हमने कहा था कि हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो नहीं है और क्लास लिमिट्स आ रही हैं, तो फिर हमने उसमें भी कहा था कि नहीं जनाब, क्लास लिमिट्स नहीं चलेंगी, क्लास बाउंड्रीज ही चलेंगी और आपस में जुड़ी होनी चाहिए। एडजेसेंट स्केयर्स नहीं जनाब, स्केयर्स तो नहीं होते, एडजेसेंट ट्राइंगल्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओजाइव, ओजाइव इज ए चार्ट शोइंग ए लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, ओजाइव इज ए चार्ट शोइंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप तो जो होता है वो ये शो नहीं कर रहा होता। इट इज़ ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बता रहा होता है कि ये एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो ओजाइव होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, इट इज़ नॉट ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो ग्राफ ही नहीं होता, ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भला कौन सा होता है? जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ 20 प्लांट्स, 20 प्लांट्स हैं, उनकी हाइट ली है और हमने एक ग्राफ बनाया है। सबसे पहले तो ज़रा गौर से देख के मुझे बताएं कि ये कौन सा ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हाइट डाली हुई है और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाली हुई है और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जी बिल्कुल ठीक है, ये एक ओजाइव है और ओजाइव भी कौन सा ओजाइव है? लेस देन ओजाइव है, राइट, जिसमें फ्रीक्वेंसीज ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब सवाल ये है कि द फिगर शोज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ले जनाब, उसने नीचे बता भी दिया है। ऑफ द हाइट ऑफ 20 प्लांट्स फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द हाइट ऑफ प्लांट। अच्छा जी, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है जी? Q3 माइनस Q1। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने Q3 आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि लेस देन ओजाइव से हम लोग पोजीशनल एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोजीशनल एवरेजेस के लिए जो स्टेप्स थे वो ये थे कि सबसे पहले हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। जो पोजीशन का फार्मूला होता है वो वही होता है, आई इज इक्वल टू एन प्लस आई इंटू एन प्लस वन ओवर फोर। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के केस में जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी 1 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास 20 प्लस 1 ओवर 4। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो कहाँ पे मिलेगा जी? वो आपको मिलेगा 21 ओवर 4, यानी कि 5.25 वैल्यू। फिर हमने कहा था कि जो पोजीशन होती है उसको वाई एक्सिस पे ढूंढना है आपने। तो ये 5 है और ये 10 है, तो 5 और 10 के दरमियान में आपको 10 छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक छोटा बॉक्स जो है वो 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अगर 5.25 चाहिए तो आप इसके बाद ये जो बॉक्स है ये 5.5 का बनेगा, इन दोनों के सेंटर में ये 5.25 बनेगा। तो इसके ऊपर से हमने कहा था कि हम लोग ओजाइव के ऊपर एक पॉइंट गिराएंगे, तो ओजाइव के ऊपर जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक लाइन गिराएं तो हमें जो एक्स एक्सिस पे जो रीडिंग मिलती है वो तकरीबन ये मिलती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 1 और 2 के दरमियान में है। और क्योंकि एक बड़ा बॉक्स सिर्फ 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1 स्मॉल यूनिट विल बी रिप्रेजेंटिंग 0.1। ठीक है जी, तो यहाँ से ये मेरे पास जो रीडिंग आएगी डैट विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट वॉट 1.1 1.2 1.25 में से कह सकता हूँ। तो फर्स्ट क्वार्टाइल मेरे पास जो आएगा डैट विल बी इक्वल टू क्वार्टाइल नंबर 1, डैट विल बी इक्वल टू 1.25। सिमिलरली मैं थर्ड क्वार्टाइल की कैलकुलेशन करता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू आई इंटू एन प्लस वन ओवर 4। तो अब थर्ड क्वार्टाइल के केस में आई 3 हो जाएगा। एन इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज़ 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 15.75। ठीक है जी, अब मैं बिल्कुल उसी तरह से 15 है, 15 के ऊपर जो 1 स्मॉल बॉक्स है ये 15.5 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 15.5 और 16 के दरमियान में होगा 15.75। तो मैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करूँगा लेस देन ओजाइव के ऊपर तो मुझे वो कुछ यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, और इस पॉइंट से मैं नीचे इसको स्ट्रेट लाइन से जब गिराऊंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कुछ यहाँ पे मिलेगा। और ये जो होता है ये होता है 3 और 4 के दरमियान में है, 3.5 3.6 3.7 और 3.8 मैं इसे कह सकता हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वार्टाइल है डैट विल बी इक्वल टू 3.8। थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 3.8। तो क्वार्टाइल
हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है जी Q3 माइनस Q1। तो थर्ड क्वार्टाइल है जी हमारे पास 3.8, फर्स्ट क्वार्टाइल है जी 1.25, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 2.55। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू, किसी भी हिस्टोग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल का एरिया होता है डैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्लास मार्क ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। नहीं, वो क्लास मार्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। द क्लास साइज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, नहीं, वो क्लास साइज को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास, नहीं जी, उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a successive midpoint in a histogram are connected by straight line, the graph is called a frequency polygon, right? अच्छा जी, फर्ज करें कि आपके पास ये एक हिस्टोग्राम है। हमें पता है कि हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री बनाते हैं, जिससे इवन क्लास हाइट के केस में जब हम क्लास हाइट इवन रखते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सेम बार्स। अच्छा, मैं यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग जो मेरा ये ग्राफ है वो मैं साइड पे कर देता हूँ। तो ये देखें जनाब, ये मेरे पास हिस्टोग्राम है, अब मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, हिस्टोग्राम में मैं एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री प्लॉट करता था, लेकिन जब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करता हूँ, मैं इसी चार्ट के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाऊँ तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करता होता हूँ जी, हाँ जी, मैं एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता हूँ। तो अगर मैं मिड पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो मिड पॉइंट बिल्कुल बार के सेंटर में होंगे और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बिल्डिंग की हाइट पे होगी, राइट। सिमिलरली मिड पॉइंट सेंटर पे, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाइट पे, मिड पॉइंट इसके सेंटर पे और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाइट पे। तो मैं अगर इनको स्ट्रेट लाइन से आपस में जोड़ दूं तो ये मेरे पास क्या बनता है जी, ये बिल्कुल उसी तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। तो दिस वाज द क्वेश्चन कि अगर हम मिड पॉइंट्स को हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। अच्छा, ज़रा सोच के मुझे बताएं कि अगर वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बजाय वर्ड यूज़ करता फ्री हैंड कर्व तो हमारा आंसर क्या होता, यानी कि व्हेन सक्सेसिव मिड पॉइंट्स इन हिस्टोग्राम आर कनेक्टेड बाय फ्री हैंड कर्व द ग्राफ इज कॉल्ड, जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी कर्व। क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में सिर्फ ये फर्क होता है कि पॉलीगॉन कार्नर्स वाली शेप होती है और कर्व के कोई कार्नर्स नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल ये है कि इन ए हिस्टोग्राम वन क्लास इज 2/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द रिमेनिंग क्लासेस, राइट। एक हिस्टोग्राम के अंदर एक क्लास की जो विड्थ है वो 2/3 है रिमेनिंग क्लासेस का। इफ द स्कोर इन दैट क्लास इज 25, यानी कि अगर उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 25 है तो बताएं कि उसकी क्लास की करेक्ट हाइट जो आपने हिस्टोग्राम में प्लॉट करनी है वो क्या होगी। अच्छा, हमें पता है कि अगर इवन क्लासेस हों तो हर क्लास की हाइट बिल्कुल सेम होती है। ऐसे नहीं होता कि एक क्लास की हाइट बाकी क्लासेस की हाइट से डिफरेंट हो। हम लोगों ने उसके बाद ये भी पढ़ा था कि अगर अनइवन क्लास हाइट्स होंगी तो फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी में एक एडजस्टमेंट डालेंगे, राइट। और अगर उस क्लास की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 25 है तो फिर जो हमारी प्लॉट करनी है जो हमने फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे तो उसने मुझे स्टैंडर्ड क्लास हाइट ही नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि इस क्लास की अपनी हाइट कितनी है, लेकिन इसने इन दोनों के बारे में आपस में रिलेशनशिप बता दी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सपोज कि अगर ओरिजिनल या स्टैंडर्ड क्लास हाइट जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो क्लास हाइट है जो ये स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा है, इसको हम करंट क्लास भी कहते हैं, इसकी हाइट है 2/3x। तो हमने फ्रीक्वेंसी में एडजस्टमेंट डालनी होती है, तो हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई एडजस्टमेंट फैक्टर, राइट। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 है, और एडजस्टमेंट फैक्टर हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते होते थे, हम स्टैंडर्ड क्लास हाइट डिवाइडेड बाय करंट क्लास हाइट करते होते थे 2/3x, राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x से कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 इंटू 1/3
2/3, राइट, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 37.5, राइट। तो क्योंकि क्लास की विड्थ कम थी और स्टैंडर्ड क्लास की विड्थ ज़्यादा थी, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक टोटका भी याद रख सकते हैं कि अगर आपकी करंट क्लास की हाइट कम है, जैसे इस केस में 2/3 थी, 2/3 का क्या मतलब है कि 0.66 से मल्टीप्लाई हो रही थी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये थी 30 की फ्रीक्वेंसी, तो ये जो थी ये थी 20 की, ये 30 की अगर वेट थी बाकियों की, तो इस क्लास की जो वेट थी वो थी 20, राइट। तो अगर करंट क्लास की हाइट कम हो स्टैंडर्ड क्लास हाइट से, तो हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर हाइट ऑफ करंट क्लास लेस देन स्टैंडर्ड क्लास, स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है, वो हाइट जो हम लोग हिस्टोग्राम बनाते वक्त यूज़ करते हैं। तो अगर हाइट ऑफ करंट क्लास इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड हाइट, तो फिर हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो बड़ी आएगी, तो हमारा जो एडजस्टमेंट फैक्टर बनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर मोर देन स्टैंडर्ड क्लास है, स्टैंडर्ड हाइट है, तो हमारा जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो बनेगा लेस देन 1 का, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको फार्मूले से भी पता चल जाएगा। हमारा जो फार्मूला है एडजस्टमेंट फैक्टर का वो होता है हाइट ऑफ स्टैंडर्ड क्लास डिवाइडेड बाय करंट क्लास हाइट, स्टैंडर्ड हाइट डिवाइडेड बाय करंट क्लास हाइट। तो अगर ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, अगर ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको इस तरह से यहाँ से इस फॉर्मूले की मदद से भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से रूल्स बन रहे हैं, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थे ग्रुप डाटा के चार्ट्स से रिलेटेड। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच।